सबसे पहले इस सेडिशन का मतलब क्या होता है और इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। अगर सरकार के खिलाफ कोई अपराध किया जाता है ना, सरकार को उखाड़ने का प्रयास या सरकार के खिलाफ हिंसा फैलाने का प्रयास किया जाता है, तो उस राजद्रोह को कहते हैं सेडिशन। अब इस सेडिशन को हम याद रखेंगे कि भाई कोई ऐसी बात जिसके कारण पूरा देश सैड हो जाए, मतलब दुखी हो जाए। सैड है नेशन, जिसके कारण ऐसे अपराध को या ऐसे कृत्य को कहा जाता है सेडिशन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं पूरे को कि भाई मीडिया एंड सेडिशन। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है। वो फैसला मीडिया के पक्ष में आया है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि बोलने की स्वतंत्रता के पक्ष में आया है वो फैसला। देखो क्या होता है, ज़्यादातर जो भी पत्रकार होते हैं उनके द्वारा अगर सरकार की आलोचना की जाती है ना, तो उन पत्रकारों के ऊपर क्या कर दिया जाता है, एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है उनके खिलाफ कि भाई इस पत्रकार ने जो भी लिखा है यह सेडिशन के अंतर्गत आता है, ये राजद्रोह के अंतर्गत आता है ना। उन पे एक तरीके से देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है, राजद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। अगर वो कुछ भी सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है उस पॉलिसी की आलोचना करते हैं या सरकार के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला एक तरीके से आप कह सकते हो कि मीडिया के पक्ष में आया है, या आप कह सकते हो कि बोलने की स्वतंत्रता के पक्ष में आया है। तो उसी से संबंधित है पूरा की पूरा एडिटोरियल, मीडिया एंड सेडिशन, है ना। तो इस सेडिशन को याद रखना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जाता है ना। सेडिशन को याद रखेंगे कि कोई ऐसी बात, सैड है नेशन, जिससे भाई अगर आप राजद्रोह के काम करोगे, है ना, देशद्रोह का आप काम करोगे तो उसके द्वारा पूरा देश दुखी हो ही जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम सेडिशन। द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग्स, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऑन केसेस ऑफ सेडिशन, कि भाई राजद्रोह के जो भी केसेस आते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये उम्मीद देते हैं, हमें इस बात की आशा देते हैं, द लॉ विल बी री एग्जामिन्ड, कि भाई ये जो कानून है ना सेडिशन को लेके, इस कानून को दोबारा से देखा जाएगा। री एग्जामिन करने का मतलब होता है किसी चीज़ का एक तरीके से पुनः उसको देखना, पुनः उसको जांचना कि भाई क्या इस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है वे आज के समय में रिलेवेंट हैं या नहीं है ना। तो इसकी जब जांच परख की जाती है ना तो उसको बोलते हैं री एग्जामिन करना। तो सुप्रीम कोर्ट के लगातार सेडिशन के केसेस पे जो फैसले आ रहे हैं वो इस बात की हमें उम्मीद देते हैं, इस बात की आशा बंधाते हैं कि भाई ये जो कानून है इसको पूरी तरीके से एक बार फिर से जांचा जाएगा। आगे देखते हैं। इट हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, कि लंबे समय से इस बात को पहचाना गया है। इट हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड, है ना, कि भाई लंबे समय से इस बात को पहचाना जाता रहा है। दैट स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म, स्ट्राइडेंट का मतलब है बहुत ही तीखी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोई काम करते हो ना आप। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइडेंट क्रिटिसिज्म, इसका मतलब हुआ बहुत ही तीखी आलोचना, बहुत ही ज़बरदस्त आलोचना ऑफ गवर्नमेंट विल नॉट अमाउंट टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, बराबर होना। एन अटेम्प्ट टू एक्साइट, एक्साइट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना, टू एक्साइट डिसअफेक्शन एंड डिसलॉयल्टी टुवार्ड्स गवर्नमेंट। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई लंबे समय से इस बात को पहचाना गया, इस बात को पहचाना गया कि अगर ज़बरदस्त तरीके से सरकार की आलोचना की जाती है तो वह इक्वल नहीं होगी, वह बराबर नहीं होगी। किस चीज़ के, मतलब अगर आपने सरकार की आलोचना की तो उस आलोचना को प्रयास नहीं माना जाएगा कि भाई आपने जो है भड़काने की कोशिश की लोगों को, है ना। डिसअफेक्शन का मतलब होता है जो फ्रेंडली फीलिंग होती है ना उसे कम करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं डिसअफेक्शन। एक तरीके से जो मेल जोल होता है उसको कम करने की कोशिश करना। एंड डिसलॉयल्टी टुवार्ड्स गवर्नमेंट, डिसलॉयल्टी का मतलब, लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, डिसलॉयल्टी का मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से गद्दारी टुवार्ड्स गवर्नमेंट। तो कुल मिला के इस बात को लंबे समय से पहचाना गया कि भाई अगर आप आलोचना करते हो सरकार की तो वह आलोचना बराबर नहीं मानी जाएगी। आपकी जो आलोचना है उस आलोचना को प्रयास नहीं माना जाएगा कि भाई आपकी आलोचना को इस प्रयास के रूप में लिया जाए कि आपने जो है डिसअफेक्शन पैदा करने की कोशिश की, या फिर आपकी आलोचना सरकार के प्रति आपकी गद्दारी दिखाती है सरकार के प्रति, ऐसा नहीं माना जाएगा ना। तो इस बात को तो बहुत लंबे समय से पहचाना जाता रहा है कि भाई आलोचना कर सकते हैं, है ना। आलोचना को आप डिसलॉयल्टी नहीं कह सकते, है ना। आलोचना को आप ये नहीं कह सकते कि डिसअफेक्शन या फिर आपने लोगों को भड़काने की कोशिश की। येट द आर्काइक एंड कॉलोनियल व्यू,
भाई आर्काइक का मतलब होता है प्राचीन, कॉलोनियल का मतलब है एक तरीके से ये जो आप ये कह सकते हो कि जो औपनिवेशिक काल, कि भाई जब उस समय की बात जब ज़्यादातर देश जो है वो अंग्रेजों के गुलाम थे ना। येट द आर्चाइक एंड कॉलोनियल व्यू दैट एन इनटेम्परेट का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, असंयमित, लेकिन फिर भी येट द आर्काइक एंड कॉलोनियल व्यू कि भाई एक पुराना और आप ये कह सकते हो कि औपनिवेशिक काल का एक विचार है, व्यू। क्या है विचार? वो विचार ये कहता है कि इनटेम्परेट अटैक, कि भाई अगर असंयमित तरीके से अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है किसके ऊपर? ऑन एन इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो सत्ता में है, रूलर, शासक है ना। दैट एन इनटेम्परेट अटैक ऑन एन इनकम्बेंट रूलर शुड बी मेट विथ का मतलब है कि भाई उसको इस तरह से डील किया जाना चाहिए, है ना। शुड बी मेट विथ फियर्स का मतलब होता है बहुत ही उग्र, प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग लगाना किसी के ऊपर, है ना, फॉर सेडिशन। तो देखो, लेकिन फिर भी ये जो प्रावधान है ना, ये एक विचार है ना, हालांकि ये विचार पुराना है और औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है, औपनिवेशिक काल के टाइम का है विचार, लेकिन वो विचार क्या कहता है कि अगर असंयमित तरीके से सत्तारूढ़ जो है शासक, उसके ऊपर अगर अटैक किया जाता है तो उस अटैक का सामना किया जाना चाहिए, है ना। उस अटैक को किस तरह से निपटना चाहिए? फियर्स प्रोसिक्यूशन। उस अगर इस तरह का कोई अटैक किया जाता है सत्तारूढ़ या शासक के खिलाफ, तो क्या किया जाना चाहिए? जो भी अटैक करता है उसके खिलाफ बहुत ही उग्र तरीके से अभियोग चलाया जाना चाहिए सेडिशन को लेकर, है ना, कि भाई उसके ऊपर सेडिशन का आरोप लगाया जाना चाहिए और अभियोग चलाया जाना चाहिए। तो ये जो विचार है, ध्यान देना, यहाँ प्रिवेल्स आया इस व्यू के लिए कि भाई ये जो विचार है ना, ये अभी भी मौजूद है। प्रिवेल्स का मतलब होता है व्याप्त होना। अमॉन्ग मैनी इन पावर इवन टुडे, अमॉन्ग मैनी इन पावर, कि भाई काफ़ी सारे जो देश हैं या काफ़ी सारी जो सरकार हैं, है ना, जो भी पावर में है, उन सरकारों के बीच अभी भी ये विचार मौजूद है, इवन टुडे, है ना। अब कौन सा विचार? देखो, इस विचार की विशेषता बताई गई है, ये जो लिखा हुआ है ना, आर्काइक एंड कॉलोनियल है, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे व्यू। इस व्यू के लिए वर्ब आई है प्रिवेल्स, है ना। अब इस विचार के लिए कहा गया है कि भाई ये विचार जो है पुराना है और उपनिवेश काल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये विचार जो है अभी भी कई जो सरकारें हैं उन सरकारों के बीच में ये विचार अभी भी मौजूद है। इस विचार को मान्यता प्राप्त है कि अगर कोई भी असंयमित तरीके से, जो एक तरीके से सत्ता में जो शासक है उसके खिलाफ अगर कोई कुछ लिखता है या कोई कुछ कहता है, तो उस व्यक्ति से डील किया जाना चाहिए ना। उस व्यक्ति के खिलाफ क्या करना चाहिए? शुड बी मेट विथ, क्या करना चाहिए? उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? फियर्स प्रोसिक्यूशन, बहुत ही हिंसा, जबरदस्त तरीके से, बहुत ही उग्र तरीके से उस व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का अभियोग लगाया जाना चाहिए। इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट हैज क्वेश्च का मतलब होता है एक तरीके से समाप्त कर देना किसी चीज़ को, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को समाप्त कर दिया, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हैज़ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया किस चीज़ को? अ क्रिमिनल केस, एक आपराधिक केस को, रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर किया गया था। और ये केस किसके खिलाफ रजिस्टर्ड किया गया था? अगेंस्ट जर्नलिस्ट विनोद दुआ। तो हिमाचल प्रदेश में पत्रकार हैं एक विनोद दुआ, उनके खिलाफ एक केस जो है दर्ज किया गया था सेडिशन के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? इसे खारिज कर दिया है ना। उनके खिलाफ जो केस था सेडिशन का, उस केस को खारिज कर दिया। और कैसे किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज? बाय इन्वोकिंग, सहारा लेते हुए। इन्वोक का मतलब है यहाँ पे सहारा लेना। द नैरोड डाउन मीनिंग, देखो नैरो डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ जो कुछ ज़्यादा ही जनरल है ना, उसको और स्पेसिफिक बनाना। देखो नैरो का मतलब क्या होता है? संकीर्ण करना, है ना। नैरो का मतलब क्या होता है? सकरा, संकीर्ण। नैरो डाउन का मतलब होता है और कम करना, है ना। तो यहाँ पे नैरो डाउन का मतलब है कि कोई चीज़ जो बहुत ही व्यापक अर्थ रखती है उसे और विशिष्ट अर्थ देना, है ना। उसको और आप कह सकते हो कि और एकदम कह सकते हो विशिष्ट बनाना, स्पेसिफिक बनाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रद्द किया किस तरह से? बाय इन्वोकिंग, सहारा लेते हुए, द नैरोड डाउन मीनिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि भाई मीनिंग जो था ना उसको नैरो किया, है ना। किस चीज़ के मीनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने नैरो किया? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, कि भाई क्या चीज़ है जो निर्मित करती है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्मित करना, कि भाई क्या चीज़ है जो अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, कि आईपीसी
का जो हमारा सेक्शन है 124A, इसके तहत कौन सी बातें हैं, है ना, जो कि किसी अपराध को निर्मित करती हैं। तो उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नैरो किया, उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक बनाया। तो ये जो 124A ऑफ, अब देखो क्या है कि एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो हमारे एक तरीके से करंट जीके से संबंधित जो प्रश्न आते हैं ना, जैसे आप पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उनमें क्या है कि इस तरह की बातें पूछी जाती हैं जो चर्चा में रहती हैं बहुत ज़्यादा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। अब फिर आपको ऑप्शन दे देगा वो कि भाई वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है, ये सेडिशन से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये मजदूरों से जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरह के ऑप्शन आते हैं, तो ये इनको ध्यान रखा करो जो भी चीज़ चर्चा में रहती है ना। तो एक ये फ़ायदा होता है एडिटोरियल का कि भाई इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग होती ही है, साथ ही साथ जो करंट डे टू डे की जानकारी होती है ना, वो भी बड़ी मजबूत होती है हमारी। तो ये इस तरह के जो जनरल क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई जो करंट जीके के प्रश्न होते हैं उनको डील करने में आसानी होती है। दूसरी बात, इंटरव्यू में इनसे काफ़ी मदद मिलती है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होती है ना, तो एक कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर। तो आगे देखते हैं। तो ये देखो सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी है, इसमें क्या है, ये एक प्रावधान है, द प्रोविज़न फॉर सेडिशन। कि प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान, कि भाई राजद्रोह या फिर देशद्रोह का अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है तो उसके क्या प्रावधान है, द प्रोविज़न फॉर सेडिशन। उन प्रोविज़न की चर्चा की गई है 124A आईपीसी का जो सेक्शन है 124A, इसमें सेडिशन से संबंधित प्रावधान है। तो इसके जो प्रावधान है ना, उनमें से वे कौन सी बातें हैं जो कि अपराध को बनाती हैं, है ना, कौन सी बातें वे अपराध को बनाती हैं, उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नैरो डाउन किया। सेट आउट इन केदारनाथ सिंह, देखो एक केस हुआ था केदारनाथ सिंह, है ना, ये भी एक तरीके से सेडिशन से जुड़ा हुआ केस था। सेट आउट का मतलब है जो कि निर्धारित किया गया था। तो जो बातें केदारनाथ सिंह केस के दौरान निर्धारित की गई थी, उन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से क्या किया, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से देखा कि भाई वे कौन सी चीज़ें हैं जो कि सेडिशन को निर्मित करती हैं, और सेडिशन को और नैरो किया। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेंट मिस्टर विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज कराई गई थी सेडिशन मामले में, उसको रद्द कर दिया। एवरी जर्नलिस्ट, कि भाई जो प्रत्येक पत्रकार, द कोर्ट हैज़ रूल्ड, अब देखो ये क्या है, कॉमा करके लिखा हुआ है, इसको आगे भी लिखा जा सकता था इस लाइन को, द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट एवरी जर्नलिस्ट। अब कहने का तरीका है, कभी आगे बोलते हैं कभी पीछे बोलते हैं। एवरी जर्नलिस्ट, प्रत्येक पत्रकार, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट हैज़ रूल्ड, रूल का मतलब है फैसला देना, कि भाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो प्रत्येक पत्रकार है इज, अब ये इज किसके लिए आया है यहाँ पे, ये आया है जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकार के लिए, कि भाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि प्रत्येक पत्रकार जो है वह हकदार है। इंटाइटल के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। इंटाइटल, अगर आप किसी चीज़ के इंटाइटल टू हो ना, तो इसका मतलब है आप उस चीज़ के हकदार हो। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि प्रत्येक पत्रकार हकदार है किस चीज़ का, द प्रोटेक्शन ऑफ दैट जजमेंट, कि भाई वो जो केदारनाथ सिंह जजमेंट आया था ना, उसके तहत, उस केदारनाथ सिंह जजमेंट में जो बातें कही गई थी, है ना, उन बातों के तहत द प्रोटेक्शन ऑफ दैट जजमेंट। तो उस जजमेंट में क्या किया गया था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया था, और प्रत्येक पत्रकार इस प्रोटेक्शन का हकदार है। विच सेड, क्या कहा गया था इस फैसले में, इस फैसले में ये बात कही गई थी, कमेंट्स, कि भाई किसी भी तरह की टिप्पणी, है ना, कि ये जो पत्रकार वगैरह हैं वो किसी भी तरह का कमेंट्स करते हैं किसी चीज़ को लेकर, हाउएवर स्ट्रांगली वर्डेड, हालांकि चाहे कितना भी कठिन शब्दों में किया जाए, कमेंट्स, कि भाई कमेंट्स किए जाएं, टिप्पणी की जाए, हालांकि वो कितनी ही कठिन शब्दों में की जाए, एक्सप्रेसिंग, अभिव्यक्त करते हुए, डिसअप्रोबेशन, डिसअप्रोबेशन का मतलब क्या होता है, डिसअप्रोबेशन का मतलब होता है एक तरीके से नामंजूरी। इसका मतलब है कि भाई असहमति दिखाना, है ना, आपकी भाई आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसको बोलते हैं डिसअप्रोबेशन, है ना। एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार के जो एक्शन हैं उन एक्शन के प्रति, है ना, आप अपनी असहमति व्यक्त करते हुए भले ही कितने ही कठोर शब्दों में आप कमेंट्स करो, विदाउट एक्साइटिंग, बिना उकसाए, है ना, बिना उकसाए, दोज फीलिंग्स, उन भावनाओं को बिना उकसाए, विच जनरेट, जो कि निर्मित करती हैं, द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है रुझान, है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी चीज़ को मोड़ना, उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन। टू कॉज पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था,
कि भाई आप चाहे कमेंट्स करो, सरकार की कोई बात आपको पसंद नहीं आई है ना, आप सरकार की किसी बात को नामंजूर करते हो, उससे असहमति रखते हो, तो आप कितने ही कठोर शब्द में सरकार की आलोचना कर सकते हो, लेकिन मतलब आप जो भी कहोगे ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्या करे आपकी, मतलब इस तरह की बात आपको नहीं कहनी है जिसके कारण कि जो पब्लिक व्यवस्था है उस पब्लिक व्यवस्था में जो है एक तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट हो विदाउट एक्साइटिंग, कि मतलब आप जो कहना चाह रहे हो ना उसके माध्यम से जो हमारी पब्लिक व्यवस्था है उसको उकसाना नहीं है आपको, विदाउट एक्साइटिंग, बिना उकसाए। दोज फीलिंग्स विच जनरेट, कि ऐसी भावनाओं को बिना उकसाए, कौन सी भावनाओं को, जनरेट का मतलब है निर्मित करना, ऐसी भावनाएं जो कि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं, ऐसी भावनाओं को बिना जनरेट किए अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी कहते हो, सरकार की आलोचना करते हो, तो वो ठीक है ना। बाय एक्ट्स ऑफ वायलेंस, कि भाई हिंसा का सहारा लिए बिना अगर आप अपनी बात को रखते हो तो आप रख सकते हो। वुड नॉट बी पेनल, यह दंड के अंतर्गत नहीं आएगा, वुड नॉट बी पेनल, कि भाई यह दंडनीय नहीं होगा, ये एक तरीके से है ना, पेनल्टी बोलते हैं ना, पेनल्टी क्या बोलते हैं कि भाई इसके खिलाफ आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा था ना, तो पेनल का मतलब है कि भाई ये दंड में नहीं आएगा। ये जो है कहा गया था, इस फैसले में ये बात कही गई थी कि भाई कोई भी कमेंट्स अगर आप सरकार के खिलाफ करते हो जिसमें आप सरकार के खिलाफ अपनी असहमति जाहिर करते हो बिना इस बात के, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है बिना उकसाए, इस तरह की फीलिंग्स आपको नहीं उकसानी है जो कि पब्लिक डिसऑर्डर का कारण बने, है ना, कि भाई आप जो है हिंसा का सहारा लेते हुए एक तरीके से इस तरह की फीलिंग आप न उकसाओ जो कि पब्लिक डिसऑर्डर का कारण बने। तो यह बात है ना, तो आपके जो कमेंट्स हैं वे दंड की श्रेणी में नहीं आएंगे। आगे देखते हैं। द लॉ ऑन सेडिशन हैज़ कम अ लॉन्ग वे। देखो कोई भी चीज़ के लिए जब हम कहते हैं ना कम अ लॉन्ग वे, इसका मतलब होता है कि भाई इसने एक लंबा सफ़र तय किया है। तो सेडिशन के से जुड़े हुए जो कानून है, द लॉ, कि भाई सेडिशन को लेकर जो कानून है इसने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम, इसका मतलब है यहाँ से, है ना, फ्रॉम, और आगे आएगा टू, ये देखो ये रहा यहाँ पे टू, फ्रॉम मतलब यहाँ से यहाँ तक बहुत लंबा सफ़र तय किया है सेडिशन से जुड़े हुए कानून ने। फ्रॉम कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, द फॉर्मुलेशन का मतलब है निर्मित होना, फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रिटिश इरा, इरा का मतलब है युग, ब्रिटिश इरा जजेस कॉमर पैथरम एंड आर्थर स्ट्राची। तो देखो ब्रिटिश युग के दौरान के जो जज थे कॉमर पैथरम एंड आर्थर स्ट्रेची, इन्होंने इस कानून को निर्मित किया, फॉर्मुलेशन, है ना। तो अब ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ना करंट जीके में कि भाई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, है ना, तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम आ सकता है, इन दोनों जज का नाम, है ना, कॉमर पैथरम एंड आर्थर स्ट्रेची। दैट क्या कहा था इन्होंने जब इस कानून को निर्मित किया था, फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन, फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन, कि भाई एक तरीके से आप अगर किसी, है ना, डिसअफेक्शन का मतलब मैंने बताया एक तरीके से अपनी नामंजूरी व्यक्त करना, है ना, एक तरीके से अपनी असहमति व्यक्त करना, अपनी नापसंदगी जाहिर करना। तो फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन जो है टुवार्ड्स द गवर्नमेंट, कॉनॉट, कॉनॉट का मतलब होता है कि भाई अर्थ, इसका मतलब क्या है, कॉनॉट का मतलब है उसका मतलब क्या है, कि फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन, कि भाई फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन का मतलब है सरकार के प्रति अगर आपकी फीलिंग्स, है ना, जो है वो डिसअफेक्शन की है, तो उसका मतलब क्या है, कॉनॉट, उसका मतलब ये है अब्सेंस ऑफ अफेक्शन, कि भाई एक तरीके से अफेक्शन का अभाव है, यानी कि फ्रेंडलीनेस का अभाव है, हैटर्ड नफरत है, एनमिटी शत्रुता है, डिसलाइक का मतलब एक तरीके से नापसंदगी है, हॉस्टिलिटी का मतलब यही होता है वैर भाव होना, है ना, एक तरीके से दुश्मनी की भावना होना। एंड एवरी फॉर्म ऑफ इल विल, इल विल का मतलब भी यही होता है, आपके दिल में जो गलत फीलिंग होती है ना, गलत भावना होती है, उसको कहा जाता है इल विल टुवार्ड्स द गवर्नमेंट, है ना। तो फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन का मतलब कॉमर पैथरम और आर्थर स्ट्रेची ने बताया कि फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन का मतलब है अफेक्शन का अभाव होना, फ्रेंडलीनेस का अभाव होना, नफरत मौजूद होना, है ना, शत्रुता मौजूद होना, नापसंदगी मौजूद होना, हॉस्टिलिटी मौजूद होना, और किसी भी तरह की गलत भावना सरकार के प्रति, है ना, ये सब जो है एक तरीके से आप कह सकते हो फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन में आते हैं ना। तो ये बात तो ब्रिटिश युग के दौरान कही गई थी ना। इसके बाद में टू, इसके बाद में देखो ये जो सेडिशन को लेके जो कानून है ना, इसने लंबा सफर तय तय किया है, इसमें कई हेर फेर होते रहे। टू द मोर रैशनल रीडिंग, मोर रैशनल रीडिंग का मतलब है और लॉजिकल, रैशनल का मतलब है लॉजिकल, कि अब जो है फिर धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा लॉजिक इस पे अप्लाई किया गया इस कानून पे। दैट इसके बाद में क्या कहा गया, ओनली अ परनीशियस टेंडेंसी, परनीशियस का मतलब है हानिकारक, टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति, कि भाई बाद में ये कहा गया कि भाई एक हानिकारक प्रवृत्ति अगर देखी जाती है
टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, कि कोई व्यक्ति ने कुछ ऐसा कृत्य किया या कुछ ऐसा कहा जिसके माध्यम से वो व्यक्ति जो है ना एक तरीके से अव्यवस्था को क्रिएट करना चाहता है, हानिकारक है ना, मतलब कोई हानिकारक प्रवृत्ति नजर आती है पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने को लेकर, तो इस बात को वुड बी एन ऑफेंस, तो यह एक अपराध होगा, है ना। तो धीरे धीरे इस लॉ ऑफ सेडिशन के बारे में कई बातें कहेगी। पहले तो देखो इतना कहा गया था कि भाई अगर किसी भी तरह की नफरत दिखाई दी, आपके मन में गलत फीलिंग दिखाई दी, है ना, तो इसी को जो है सेडिशन मान लिया जाएगा। धीरे धीरे बदलाव हुए और इस बात को, जो सेडिशन से संबंधित जो कानून है, इसे और तार्किक रूप से पढ़ा गया। तो कहा गया कि भाई अगर एक हानिकारक प्रवृत्ति देखी जाती है कि पब्लिक डिसऑर्डर, है ना, कि भाई सार्वजनिक जो व्यवस्था है ना, उसको अगर डिस्टर्ब करने की हानिकारक प्रवृत्ति देखी जाती है तो इसे सेडिशन के तहत अपराध माना जाएगा। येट इट अपीयर्स, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है, दैट एवरी जनरेशन नीड्स अ जुडिशियल इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है दोहराव, किसी चीज़ का पुनः जब रिपीट किया जाता है ना, पुनः किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है उसको बोलते हैं, उसका दोहराव किया जाता है उसको बोलते हैं इटरेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, जस्ट ऊपर ये वाला, कि भाई एक तरीके से जो एकदम लॉजिकल रूप में अगर हम बात करना चाहते हो तो सेडिशन के तहत उन्हीं बातों को, उन्हीं हानिकारक प्रवृत्ति को सेडिशन के तहत माना जाना चाहिए जो कि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करती है ना, इसी के तहत जो है इसको अपराध माना जाना चाहिए। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक जो जनरेशन है, प्रत्येक जो पीढ़ी है, उसे ज़रूरत है किस चीज़ की, अ जुडिशियल इटरेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि न्याय तंत्र की ओर से इस सिद्धांत का दोहराव किया जाए। भाई इस बात को बार बार दोहराना जरूरी है कि भाई जो सेडिशन जो है, सेडिशन के तहत सिर्फ वही बातें आती है जो कि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करती है ना, वही बातें अपराध आती है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, और ऐसा दो कारणों से है कि भाई एक तरीके से न्याय तंत्र की तरफ से इस सिद्धांत को बार बार दोहराया जाना चाहिए, हर पीढ़ी के लिए दोहराया जाना चाहिए कि भाई सेडिशन के तहत सिर्फ वही बातें आती हैं जो कि सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है ना, उसी को अपराध माना जाना चाहिए सेडिशन के तहत। उसके दो कारण एडिटोरियल देता है, दो रीजन बताता है, दैट कि सेक्शन 124A रिमेन्स ऑन द स्टैट्यूट बुक। स्टैट्यूट बुक का मतलब है यहाँ पे हमारी कानूनी किताब, कि अभी भी कानून में सेक्शन 124A मौजूद है। एंड दैट, और दूसरी बात एडिटोरियल कहता है कि पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स, कि भाई जो शक्तिशाली राजनेता हैं, यहाँ पॉलिटिकल फिगर्स का मतलब है, पावरफुल पॉलिटिकल फिगर का मतलब है बड़े राजनेता, है ना, इनके जिनके कंट्रोल में पावर होती है। एंड देयर मिनियंस, यहाँ मिनियंस से मतलब है उनके प्यादे, एक तरीके से उनको सपोर्ट करने वाले, कि बड़े जो राजनेता हैं और उनके जो समर्थक हैं, आर अनेबल टू टेक क्रिटिसिज्म इन देयर स्ट्राइड। देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो ईडियम आई है ना, टेक समथिंग इन वंस स्ट्राइड, है ना, ये जो ईडियम आई है, टेक समथिंग इन वंस स्ट्राइड, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को शांति के साथ हैंडल करना। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई जो पावरफुल राजनेता होते हैं और उनके जो सपोर्टर होते हैं, वे आलोचना को शांति से नहीं लेते, है ना, कि भाई एक तरीके से अगर आलोचना की गई है तो उस चीज़ से, आलोचना से निपटने के लिए आपको क्या है, बहुत ही शांतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, है ना, कि भाई आपकी कोई समस्या आ गई तो टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड का मतलब होता है कोई भी डिफिकल्टी से बड़े ही शांतिपूर्वक डील करना। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो बड़े राजनेता होते हैं, है ना, या फिर उनके जो सपोर्टर होते हैं, उनकी अगर आलोचना की जाती है ना तो वो बिल्कुल भड़क जाते हैं और बहुत ही उग्र तरीके से पेश आते हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, इन दो कारणों को ध्यान में रखते हुए, ये दो कारण हैं कि भाई अभी भी सेडिशन जो है, लॉ सेडिशन से संबंधित जो कानून है वो हमारी कानूनी बुक में मौजूद है। और दूसरी बात, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं बड़े बड़े और जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी अगर आलोचना की जाती है तो वे उस आलोचना को शांति के साथ नहीं झेल पाते, है ना। इस चक्कर में, इसी के चलते क्या करना चाहिए, न्यायतंत्र को इस बात को बार बार रिपीट करना चाहिए, इस बात का दोहराव जरूरी है, इस बात का इटरेशन जरूरी है इस सिद्धांत का, कि भाई सेडिशन के तहत सिर्फ वही बातें आएंगी जो कि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं। अब देखो इसके लिए कहा गया है सेक्शन 124A के लिए, है ना, इसके इनेक्टेड, ये क्यों निर्मित किया गया, ये जो सेडिशन से जुड़ा हुआ कानून है, इनेक्ट का मतलब होता है निर्मित करना, टू पुट डाउन जर्नलिस्टिक क्रिटिसिज्म, है ना, ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि उपनिवेश के टाइम का जो प्रशासन था
उस प्रशासन के दौरान, उपनिवेश काल के टाइम का जो शासन था, उस दौरान पत्रकारों के द्वारा जो आलोचना की जाती थी, उस आलोचना को एक तरीके से दबाने के लिए लॉ ऑफ सेडिशन निर्मित किया गया, है ना। फ्रॉम एन इंक्रीजिंगली वोकल प्रेस, फ्रॉम एन कि भाई उपनिवेश काल के दौरान इंक्रीजिंगली बढ़ता हुआ वोकल, देखो वोकल का मतलब होता है किसी चीज के सपोर्ट में कुछ कहना। वो अगर आप किसी चीज के लिए कहोगे ना कि यार ये तो इस बात को लेके बहुत ज्यादा वोकल हो रहा है, तो इसका मतलब है वो उस बात को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, उस बात के समर्थन में बहुत ज्यादा आवाज उठा रहा है। तो जो प्रेस की तरफ से किसी बात को लेकर अगर बहुत ज्यादा आलोचना की जाती थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाई जाती थी, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए, है ना, उपनिवेश काल के दौरान पत्रकारों की उस आवाज़ को दबाने के लिए सेक्शन 124A निर्मित किया गया था, है ना। और सेक्शन 124A इज इसेंशियली अ प्रोविजन, यह आवश्यक रूप से एक ऐसा प्रावधान है विच सीक्स, जो कि इस बात को देखता है ना। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को डिज़ायर करना, कि भाई इस कानून में इस बात को चाहा गया है, ये कानून इस बात को देखता है, टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशनल वैनिटी विच सीक्स टू प्रोटेक्ट। भाई ये जो सेक्शन 124 है ना, ये इस बात को देखता है ना, इस बात को प्रोटेक्ट करना चाहता है, किस बात को, गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशनल वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड, कि भाई सरकार का जो संस्थागत घमंड है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था ये कानून, एक तरीके से कि भाई सरकार सर्वे सर्वा है, ये दिखाने के लिए कानून बनाया गया था। फ्रॉम डिसअप्रोबेशन, डिसअप्रोबेशन का मतलब यही है एक तरीके से नामंजूरी, नापसंदगी, असहमति, कि भाई अगर कोई भी सरकार के खिलाफ एक तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करता है ना, अपनी असहमति जाहिर करता है, तो सरकार घमंड पूर्वक उस चीज को कुचल सके, इसके लिए कानून बनाया गया था। यूजिंग प्रयोग करते हुए, द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंटरेस्ट का मतलब है हित, ऑफ पब्लिक ऑर्डर, है ना, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, है ना, सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पे, है ना, कि भाई हम तो लोगों, भाई सरकार ये कह सके कि हम तो लोगों के हित में जो है कर रहे हैं, है ना, सेडिशन लॉ का प्रयोग भी कर ले सरकार और ये कहे कि हम तो लोगों के हित में कर रहे हैं। एंड सिक्योरिटी, कि भाई सिक्योरिटी के नाम पे या फिर पब्लिक ऑर्डर के नाम पे, ऑफ द स्टेट एज अ फिग लीफ। अब ये जो शब्द आया है ना, फिग अ फिग लीफ, भाई जब हम बोलते हैं ना किसी को भी टू यूज समथिंग एज अ फिग लीफ, देखो फिग का मतलब होता है अंजीर, है ना, लेकिन यहाँ पे अंजीर फंजीर से कुछ मतलब नहीं है। ए फिग लीफ ये एक ईडियम है। अ फिग लीफ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी आड़ में आप किसी और चीज को अंजाम दे सको। तो सरकार ने ये जो 124A निर्मित किया था, ये निर्मित किया था कि भाई पब्लिक ऑर्डर की आड़ में या फिर देश की सुरक्षा की आड़ में सरकार क्या कर सके, ये जो पत्रकार हैं इनकी आवाज को दबा सके। सरकार जो है अपने घमंड को, है ना, अपने घमंड को जो है बहुत ही स्थापित कर सके कि भाई अगर कोई भी सरकार को डिसअप्रूव करता है ना, अगर नामंजूरी या नापसंदगी व्यक्त करता है, तो सरकार क्या करे, पब्लिक ऑर्डर का नाम लेते हो, सरकार ये कहते हो कि भाई हम तो पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी की आड़ में, है ना। तो याद रखना किसी भी चीज़ को जब आप फिग लीफ के रूप में यूज करते हो तो इसका मतलब है आप उस चीज़ की आड़ लेते हो, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार से कानून निर्मित किया गया था कि सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर की आड़ में सरकार अपने घमंड को स्थापित कर सके और जो भी सरकार की आलोचना करते हैं उनको दबा सके। आगे देखते हैं। इट हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज, कि भाई ये जो सेडिशन से जुड़ा हुआ जो कानून है इसकी लगातार आलोचना की जाती रही है। हैज़ बीन मतलब ऐसा होता रहा है। इट हैज़ ऑफन, अक्सर, याद रखना ये ऑफन जो है ना शुरुआत में लगाते हैं इसे हम, और अगर ये जो हैज़ और बीन आया ना तो इनके बीच में लगाते हैं फिर इसे, है ना। इट हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज फॉर बींग वैग, वैग का मतलब है अस्पष्ट, अनक्लियर, बींग यहाँ पे होना, कि भाई इस कानून की कई बार आलोचना होती रही है, अक्सर आलोचना होती रही है। क्यों? अस्पष्ट होने के कारण, कि भाई इस कानून में जो प्रावधान है ना वे बिल्कुल क्लियर नहीं है। एंड ओवर ब्रॉड, ओवर ब्रॉड का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही जनरल होना, है ना। भाई ये कानून जो है ना मतलब किसी भी चीज़ को सेडिशन में लगाया जा सकता है ना, किसी ने कुछ भी बोला उसको लगाया जा सकता है। ओवर ब्रॉड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जनरल, बहुत ही ज़्यादा जनरल होना, है ना। तो ये है इसका मतलब ओवर ब्रॉड का मतलब। तो ये कानून जो है ना मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से नहीं बताया गया है कि भाई क्या सेडिशन में आएगा, बस हर चीज़ को ही सेडिशन में मान लिया। किसी ने कुछ भी कहा तो सरकार ने कह दिया कि भाई ये तो देश के खिलाफ था और लगा दो इसके खिलाफ सेडिशन। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस कानून की लगातार आलोचना होती रही है, अक्सर आलोचना होती रही है। क्यों? अस्पष्टता के कारण, कि भाई ये कानून जो है ना बिल्कुल स्पष्ट नहीं रहा है और ये कानून जो है बहुत ज़्यादा जनरल है। मतलब इट्स यूज ऑफ टर्म्स, कि भाई इसमें जो शर्तें रखी गई है इस कानून के अंतर्गत, जो बातें रखी गई हैं, सच है जैसे कि ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इनटू हेटर्ड, कि भाई सरकार को नफरत में लाना, ब्रिंगिंग, और
कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब है तिरस्कार करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की अवहेलना करना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि भाई आपने कोर्ट की बात को मानने से इनकार कर दिया, कोर्ट का आपने अवहेलना की, आपने कोर्ट की, है ना, तो उसको बोला जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी कंटिन्यूज टू हेल्प द पुलिस। अब देखो इसमें ये जो बात रखी गई है ना, क्या क्या प्रावधान है इसमें, ये जो प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रयास करना, सरकार की अवहेलना करने की कोशिश करना, है ना, सरकार की तरफ डिसलॉयल्टी दिखाना, सरकार की तरफ गद्दारी दिखाना, एंड फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, है ना, कि भाई शत्रुता की भावना होना। अब आप कैसे जांचोगे कि ये शत्रुता की भावना है ना, ये है मतलब इसका कि भाई किसी ने सरकार की पॉलिसी के खिलाफ लिखा कि भाई सरकार की ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, ये पॉलिसी अमीर लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी, तो आपने कह दिया कि भाई आपके अंतर्गत जो है, आपके दिल में जो है सरकार के प्रति शत्रुता की भावना है, और लगा दिया सेडिशन का चार्ज। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह की जो बातें हैं ना इस कानून में, कंटिन्यूज टू हेल्प द पुलिस, इस तरह की बातें लगातार पुलिस की हेल्प करती हैं, टू इन्वोक, कि पुलिस इस कानून का सहारा लेती है, इट, है ना, मतलब इस कानून का पुलिस सहारा लेती है, वेनेवर, जब कभी भी, देयर इज आइदर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा सरकार के खिलाफ अगर स्ट्रॉन्ग आलोचना की जाती है तो पुलिस इसका सहारा लेती है। और क्रिटिकल डेपिक्शन, क्रिटिकल का मतलब है आलोचनात्मक, डेपिक्शन का मतलब है चित्रण, ऑफ अनरेस्पॉन्सिव और इनसेंसिटिव रूलर्स, कि भाई जो हमारे शासक हैं, जो सरकार है ना, हमारे जो रूलर्स हैं, वे अगर प्रतिक्रिया नहीं देते, भाई सरकार से सवाल पूछे आपने, है ना, उस सवाल, सरकार की आलोचना की, सरकार से सवाल पूछे, तो आपके सवालों का रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। या फिर इनसेंसिटिव का मतलब है असंवेदनशील शासक, कि भाई सरकार में जो शासक हैं अगर वे असंवेदनशील है ना, तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, वेनेवर, जब कभी भी अगर कठोर तरीके से आलोचना की जाती है या फिर आलोचनात्मक चित्रण किया जाता है इनसेंसिटिव रूलर्स का, तो जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है, जो भी आलोचना करने की कोशिश करता है, तो पुलिस क्या करती है, तुरंत इस लॉ ऑफ सेडिशन का जो है सहारा लेती है, ये एडिटोरियल कहता है ना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि काफ़ी सारी बातें हैं इसमें जो कि जनरल है, उनको विशिष्ट किया जाना जरूरी है। आगे देखते हैं, द एक्सप्लेनेशन दैट डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, द एक्सप्लेनेशन, यह एक्सप्लेनेशन का मतलब है व्याख्या, स्पष्टीकरण, दैट डिसअप्रूवल का मतलब है एक तरीके से नापसंदगी, ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस और मेजर्स विद अ व्यू टू अल्टरिंग देम बाय लॉफुल मीन्स विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस इज नॉट एनफ। देखो कोर्ट की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि भाई सरकार के जो एक्शन है ना, अगर आप उनसे असहमत हो या फिर आप ऐसे उपाय करते हो विद अ व्यू, इस विचार के साथ, अल्टर करने का मतलब होता है परिवर्तित करना, बदलना, कि भाई सरकार, मतलब सरकार ने कुछ एक्शन लिए और उन एक्शन को आप परिवर्तित करने का प्रयास करते हो कानूनी तरीकों से, लॉफुल मीन्स का मतलब है कानूनी तरीकों से, तो विल नॉट अमाउंट टू, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू होना। तो यह आपका जो काम है कि भाई सरकार का कोई एक्शन है वो आपको पसंद नहीं है, उस एक्शन को परिवर्तित करने के लिए आप कानूनी ढंग से अगर कोई प्रयास करते हो तो आपका वह प्रयास जो है अपराध में नहीं आएगा, वह प्रयास सेडिशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, इज नॉट एनफ, ये एक्सप्लेनेशन पर्याप्त नहीं है। टू रेस्ट्रेन का मतलब है कंट्रोल करने के लिए, टू रेस्ट्रेन द अथॉरिटीज़, कि भाई जो भी सरकार की जो अथॉरिटीज़ हैं, है ना, जो भी एक तरीके से शासक हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन पर्याप्त नहीं है। फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग, कि भाई ये जो सरकार में जो शासक हैं, ये किसी पत्रकार के ऊपर या सरकार की आलोचना करने वाले के ऊपर जो अभियोग लगाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं है। आगे देखो एडिटोरियल क्या कहता है, द मिसचीफ का मतलब है शरारत, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि शरारत, लाइस जो कि निहित है इन द लेटीट्यूड, लेटीट्यूड का मतलब होता है गुंजाइश, फ्रीडम स्वतंत्रता, कि भाई एक तरीके की स्वतंत्रता, एक तरीके की गुंजाइश मिली हुई है पुलिस को, गिवन टू द पुलिस बाय एन इनसिक्योर पॉलिटिकल लीडरशिप, असुरक्षित, भाई आप कह सकते हो कि जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है ना, कि भाई वर्तमान में जो हमारा असुरक्षित राजनीतिक नेतृत्व है उसके द्वारा पुलिस को जो फ्रीडम दी गई है, लेटीट्यूड का मतलब है यहाँ पे फ्रीडम, गुंजाइश, पुलिस को जो गुंजाइश दी गई है ना, वहाँ पे है सारा खेल, वहाँ पे सारा खेल नहीं था। टू कम डाउन, क्या गुंजाइश पुलिस को दी गई है, किस बात की छूट पुलिस को दी गई है, टू कम डाउन ऑन द गवर्नमेंट्स एडवर्सरीज, पुलिस को छूट दी गई है कि सरकार के जो भी विरोधी हैं, एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, कि सरकार के जो भी विरोधी हैं उन विरोधियों के खिलाफ जो है ना, कम डाउन
कि भाई पुलिस जो है उन विरोधियों के खिलाफ जो है कठोर तरीके से पेश आए। तो ये जो गुंजाइश पुलिस को दे रखी है ना, इसमें पूरा की पूरा खेल नहीं है ना, यहाँ पे है पूरी पूरी शरारत। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, अब यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द बेंच, कि भाई जो अदालत ने, बेंच का मतलब होता है पीठ, कि भाई अदालत की जिस पीठ ने यह फैसला दिया, डिडंट गो इनटू द एस्पेक्ट, उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया, वह इस पहलू में नहीं गई, डिडंट गो इनटू द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन बिहाइंड द पुलिस, है ना, मतलब पॉलिटिकल मोटिवेशन का मतलब एक तरीके की राजनीतिक प्रेरणा, बिहाइंड द पुलिस, कि भाई पुलिस जो रजिस्टर करती है ना एफआई, पुलिस का एफआईआर रजिस्टर करने के पीछे जो राजनीतिक मोटिवेशन होता है ना, इस पहलू को पीठ ने नहीं देखा। विदाउट चेकिंग, भाई पुलिस क्या करती है, एफआईआर दर्ज कर देती है विदाउट चेकिंग, बिना चेक किए। इफ द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब है उकसाना, भड़काना, इंग्रेडिएंट का मतलब है घटक। इफ द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज प्रेजेंट, भाई सेडिशन में कहा गया है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस होना जरूरी है, कि भाई आपने जो है लोगों को उकसाया हिंसा के लिए, है ना, ये तत्व मौजूद होना जरूरी है, तभी आप सेडिशन का केस लगा सकते हो। लेकिन पुलिस इस इंग्रेडिएंट की बिना फिक्र करिए कि भाई क्या ये तथ्य मौजूद है, कि क्या जो बात कही गई, क्या जो कुछ भी लिखा गया उसके माध्यम से लोगों को हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश की गई, क्या ये तथ्य मौजूद है, पुलिस बिना इस तथ्य की चिंता किए हुए, है ना, जो पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है ना उनको, उस आधार पर केस रजिस्टर कर देती है। तो इस पहलू को पीठ ने नहीं देखा। द कोर्ट्स वर्डिक्ट ब्राइटन्स, कि फिर भी अदालत की तरफ से जो फैसला दिया गया, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, ये एक तरीके से ब्राइटन, ब्राइटन का मतलब एक चमक पैदा करता है, एक उम्मीद जगाता है, एक किरण जगाता है। द होप, इस बात की उम्मीद जगती है, दैट द सेक्शंस वैलिडिटी, कि सेक्शन 124A जो है इसकी जो वैलिडिटी है ना, इसकी जो वैधता है, विल बी रीएग्जामिन्ड, इसका पुनर्परीक्षण किया जाएगा, इस बात की उम्मीद बंधती है। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, इट इज़ अ ब्लो फॉर फ्री स्पीच एंड मीडिया फ्रीडम। देखो अगर हम कहते हैं ना, ये भी एक जो लास्ट में आई है ना, ब्लो फॉर समथिंग, है ना, ये जो शब्द आया है लास्ट में, इसको और देख लेते हैं हम, कि क्या कहा गया है, ब्लो फॉर फ्रीडम। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना टू स्ट्राइक अ ब्लो फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज के सपोर्ट में कोई एक्शन लेना, किसी चीज के सपोर्ट में कोई एक्शन लेना। तो फिलहाल के लिए, फॉर नाउ, फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि अदालत की तरफ से जो फैसला आया है यह स्पीच और मीडिया की जो फ्रीडम है उसके सपोर्ट में है ना। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एडिटोरियल, है ना।